नमस्कार। मैं डॉक्टर अंजलि शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। आज की क्लास में हम जल को कंटिन्यू करेंगे तथा क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर अर्थात जल के वर्गीकरण को समझेंगे। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का वर्गीकरण उद्गम, उपयोगिता, विशेषताओं आदि के आधार पर निम्नांकित प्रकार से किया जा सकता है। पहला है अकॉर्डिंग टू सोर्सेज ऑफ वाटर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू टेस्ट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू रिएक्शन ऑफ सोप एंड लास्ट है अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी। अर्थात जल के उद्गम के अनुसार क्लासिफिकेशन, स्वाद के अनुसार क्लासिफिकेशन, साबुन के साथ प्रतिक्रिया के अनुसार क्लासिफिकेशन तथा उपयोग के अनुसार जल का क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं उद्गम के आधार पर जल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू सोर्सेज। इसमें सबसे पहले जो है वो है झरने और कुएं का जल। झरना एक प्राकृतिक जल स्रोत है जब जल दो अप्रवेश स्तरों के माध्यम से स्वतः ही किसी दरार या छिद्र के माध्यम से उछलकर भूमि की सतह पर प्रवाहित होने लगता है तो झरना कहलाता है। इसकी अघुलनशील अशुद्धियाँ पृथ्वी के रंध्रमय तह से छनकर दूर हो जाती हैं। झरने का जल शुद्ध, शीतल, स्वादिष्ट एवं प्रदूषण रहित होता है, परंतु इसमें कठोरता अधिक होती है क्योंकि इसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवण घुले रहते हैं। कार्बोनिक अम्ल भी जल में अधिक मात्रा में घुला रहता है, अतः ऐसा कठोर जल धुलाई कार्य के लिए अनुपयुक्त रहता है। गांव में कुआं एक महत्वपूर्ण जल पूर्ति का स्रोत है। कुआं मिट्टी को खोदकर तैयार किया जाता है। कुआं एक गहरा गड्ढा होता है। कुएं भी भूमि की एक या एक से अधिक अप्रवेश्य तहों को तोड़कर इनके भीतर से खोदा जाता है। कुएं भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे उथला कुआं, गहरा कुआं, आर्टेजियन कुआं इत्यादि। गहरे कुएं का जल अधिक शुद्ध, स्वच्छ, निर्मल, पीने योग्य एवं शीतल रहता है क्योंकि इतनी गहराई तक अशुद्धियाँ जल स्तर तक नहीं पहुँच पाती है, परंतु जल उत्कृष्ट घोलक है। इस कारण यह पृथ्वी के भीतर रहने वाले कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवणों को अपने में घोल लेती है और ये कठोर जल हो जाता है। ऐसे जल धुलाई के लिए अनुपयुक्त रहता है। नेक्स्ट होता है रिवर वाटर अर्थात नदी का जल। वर्षा से अथवा पर्वतों पर जमे बर्फों के पिघलने से नदी में जल आता है। उद्गम स्थल पर नदी का जल स्वच्छ, शीतल, निर्मल, साफ एवं पीने योग्य रहता है, परंतु जब ये नदियाँ बहते बहते मैदानी इलाकों तक पहुँचती है तो उसमें ढेर सारी अशुद्धियाँ आकर मिल जाती है। बड़े बड़े नगरों के कूड़े करकट, औद्योगिक कचरे, जानवरों एवं मनुष्यों के शव, मल मूत्र, गंदी नालियों के पानी आदि नदी में प्रवाहित कर दिए जाते हैं, जिससे नदी का जल गंदा, मटमैला, अशुद्ध, कीड़ों, जीवाणुओं, विषाणुओं से युक्त एवं संदूषित हो जाता है और ऐसा जल न तो धुलाई कार्य के लिए और न ही पीने के लिए उत्तम रहता है। उदाहरणार्थ, गंगोत्री से निकलने वाली गंगा का जल उस स्थान पर निर्मल, शीतल, शुद्ध, स्वच्छ, चमकता हुआ, पीने योग्य एवं मृदु होता है, परंतु यही गंगा का जल जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है उसमें विभिन्न स्थानों पर अशुद्धियां आकर मिलती जाती है। इसके अतिरिक्त नदी का जल वर्षा ऋतु में भी गंदा हो जाता है। इसमें कई प्रकार की घुली हुई अशुद्धियां, गांव एवं शहर के गंदे नाले का पानी, कूड़े करकट आदि बहकर भी नदी में मिलते हैं और इन्हें प्रदूषित कर देते हैं। फलतः नदी का जल गंदा एवं अशुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट है सी वाटर अर्थात समुद्र का जल। समुद्र के जल सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक जल स्रोत है। वर्षा होने का मुख्य कारण समुद्र के जल का निरंतर वाष्पीकरण होना ही है। समुद्र का जल ही वाष्पीकृत होकर बादल बनता है और वर्षा करता है। समुद्र का जल सबसे अधिक अशुद्ध रहता है। इसमें सबसे ज़्यादा घुलनशील अशुद्धियाँ मिली होती है। इसमें विभिन्न प्रकार के ठोस एवं लवण भी घुले रहते हैं। नेक्स्ट है रेन वाटर अर्थात वर्षा का जल। वर्षा का जल ही सभी प्रकार के जल स्रोतों का मुख्य कारण है। यह जल से चमकीला, साफ, स्वच्छ, निर्मल एवं शुद्ध दिखाई देता है।
इसकी तुलना डिस्टिल्ड वाटर से की जा सकती है। यह सभी प्रकार के घुलनशील गैसों, सूक्ष्म जीवाणुओं, विषाणुओं एवं रोगाणुओं से मुक्त होता है। समुद्र, नदियों, पेड़ पौधों, लतिकाओं आदि के द्वारा जल का निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। यह वाष्पीकृत जल वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर पृथ्वी की सतह से बहुत ऊपर उठकर बादलों के निर्माण करने लगता है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में तापमान कम होता है, जिससे संघनित बादल का घनीभूत होने लगता है और जल वाष्प ठंडा होकर पानी की बूंदों में बदलने लगता है। यह बूंद वर्षा के रूप में आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगती है और वर्षा होती है। यूं तो वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है। इससे वातावरणीय अशुद्धियां जैसे धूल, धुआं, सूक्ष्म जीव, गैस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि आकर मिल जाते हैं और वर्षा के जल को अशुद्ध कर देते हैं। अतः प्रथम एवं द्वितीय वर्षा के जल का उपयोग भोजन पकाने, नहाने, धुलाई कार्य में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें अशुद्धियों की मात्रा अत्यधिक होती है। प्रथम एवं द्वितीय वर्षा का जल अम्लीय वर्षा भी कहलाता है, परंतु इसके बाद पर्याप्त मात्रा में वर्षा हो जाए तो एकत्रित करके इसको प्रयुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू टेस्ट, अर्थात स्वाद के अनुसार जल का वर्गीकरण। अशुद्धियों तथा पीने योग्य पानी के अनुसार जल को निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है हार्ड वाटर अर्थात कठोर जल, सेकंड है सॉफ्ट वाटर अर्थात मृदु जल, तथा थर्ड है सलाइन वाटर अर्थात नमकीन जल। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी एंड रिएक्शन विद सोप। उपयोगिता एवं साबुन के साथ प्रतिक्रिया के अनुसार जल का वर्गीकरण। उपयोगिता तथा साबुन के साथ प्रतिक्रिया के अनुसार जल को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉफ्ट वाटर अर्थात मृदु जल की। मृदु जल पीने में रुचिकर, स्वादिष्ट एवं अच्छा लगता है। यह सभी प्रकार के घरेलू कार्यों के लिए उत्तम माना जाता है। धुलाई कार्य के लिए यह जल सबसे अच्छा होता है। मृदु जल में साबुन आसानी से घुलकर अधिक झाग बनाता है और वस्त्रों पर सटी चिकनाई, मैल एवं अन्य गंदगी को सहजता एवं शीघ्रता से पृथक कर देता है। फलतः वस्त्र स्वच्छ एवं साफ हो जाता है। नेक्स्ट है हार्ड वाटर अर्थात कठोर जल। कठोर जल पीने में अरुचिकर एवं खारा लगता है। इसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवण घुले रहते हैं। जल सर्वाधिक शक्तिशाली घोलक है। इसकी अत्यधिक घोलक क्षमता होने के कारण यह विभिन्न प्रकार के तत्वों को अपने में घोल लेता है। जल जहाँ जहाँ से होकर बहता है, निकलता है, जिस धरातल पर से होकर बहता है, जिस प्रकृति की धरती से होकर पृथ्वी के अप्रवेश्य तहों में प्रवेश करता है, जिस तरह की खनिज, बालू अथवा चट्टानों के सहारे बाहर निकलता है, उन सभी जगहों से कुछ न कुछ कार्बनिक अथवा अकार्बनिक पदार्थ जल में आकर मिलते हैं। फलतः जल अशुद्ध एवं कठोर होने लगता है। जब जल में अत्यधिक मात्रा में घुलनशील खनिज लवण जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि आकर मिल जाते हैं, वैसा जल पीने लायक नहीं रहता है और न ही इसका उपयोग धुलाई कार्यों के लिए उत्तम रहता है। ऐसा जल कठोर जल होता है। कठोर जल में साबुन लगाने पर जल्दी झाग नहीं बनता। झाग बनाने के लिए बार बार अधिक साबुन रगड़ना पड़ता है, इसीलिए साबुन की खपत भी अधिक होती है। कठोर जल में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवण घुले होते हैं। ये लवण साबुन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और घुलनशील चूने का साबुन बनाते हैं। यह अघुलनशील चूने का साबुन चिपचिपा एवं दही के कणों के समान दिखाई देता है, जो वस्त्र की सतह पर आकर चिपक जाता है तथा आसानी से अलग नहीं होता है। फलतः कठोर जल में धुलाई कार्य व्यर्थ हो जाता है। इतना ही नहीं, अघुलनशील चूने वाला साबुन वस्त्रों के छिद्रों में घुसकर उनमें फंस जाता है और वस्त्र को और भी अधिक गंदा बना देता है। अतः वस्त्र की धुलाई के लिए उसमें जल की कठोरता के हिसाब से 10 गुना अधिक साबुन लगाना पड़ता है, तब कहीं जाकर वस्त्र साफ हो पाता है। अर्थात जितने साबुन से 10 वस्त्र साफ किए जाते हैं, उतना साबुन केवल एक ही वस्त्र साफ करने में व्यय होता है। इस प्रकार जल की कठोरता के कारण साबुन की अधिक मात्रा खर्च होती है और धुलाई कार्य महंगा हो जाता है। जल में लवणों की मात्रा जितनी अधिक होती है,
इसकी कठोरता उतनी अधिक हो जाती है। थैंक्स।